कितने पे लाइव दिखा रहा है? अभी तक हो जाना चाहिए लाइव। कितने बजे लाइव किए हुए हैं? आ गया। संतोष यादव जी। मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। सब लोग को गुड मॉर्निंग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए भैया, इससे पहले के क्लास में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? कैबिनेट मिशन के बारे में बताए थे। किसके बारे में? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत दो चीज का गठन किया गया। अंतरिम सरकार बता दिए थे। ये अंतरिम सरकार टेम्पोररी गवर्नमेंट थी जब तक कि हमारे देश में क्या हो जाए, जब तक कि हमारे देश में क्या नहीं हो गया, सरकार गठन नहीं हो गई। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तीन। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये तीन लोग थे। इसमें लीडर कौन था? लॉरेंस था। इसके हिसाब से अंतरिम सरकार बन गई और संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा को कहा गया कि आप संविधान का गठन करेंगे। संविधान सभा में जो चुनाव प्रणाली थी, इसके आधार पर, मतदान के आधार पर बनाया गया। कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक ठो संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। एक व्यक्ति चुन के आएगा 10 लाख की जनसंख्या पे। जिस तरह से वर्तमान समय में क्या चुन के जाते हैं? सांसद चुन के जाते हैं, वैसे ही उस समय संविधान सभा के सदस्य चुन के जाते थे। भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव पंजाब से हुआ, बंगाल से हुआ था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो बंगाल चला गया कहाँ पर? पाकिस्तान में। पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। तो बाद में उनका चुनाव महाराष्ट्र से हुआ था। संविधान सभा में कौन जाएगा, ये कितने कौन डिसाइड करेंगे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी। तो इस हिसाब से चुनाव हुआ। तो भीमराव अंबेडकर साहब का जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। लेकिन विभाजन के बाद बंगाल का पाकिस्तान में चले जाने से वो वापस महाराष्ट्र में आ गए। टोटल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भैया संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। इन सदस्यों की जिम्मेदारी थी कि आपको क्या करना है? संविधान बनाना है। इन सदस्यों की जिम्मेदारी थी संविधान बनाना है। इसमें 15 फीमेल इंक्लूड थी। आप 15 अलग से मत जोड़िएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। टोटल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 सदस्य थी। इन लोग का कहा गया कि भैया आप संविधान का गठन कीजिए, बनाइए। तो संविधान बनना चालू कब हुआ भैया? 1946 में। अभी याद रखिएगा, इस समय अभी देश का विभाजन नहीं हुआ है। अभी देश का विभाजन नहीं हुआ था। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई वो 9 दिसंबर, कब बुलाई गई भैया? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई भैया? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बोलेंगे लोग, कमेंट करते चलिए। किसी को दिक्कत? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको तो पता ही होगा, 2 दिन के लिए थे। 9 दिसंबर 1946 को बने। इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यस, गुड। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। लेकिन
2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अस्थाई सदस्य किसे चुन लिया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसी दिन सलाहकार के रूप में, किस दिन? सलाहकार के रूप में संविधान सभा में सलाहकार के रूप में किसे चुन लिया गया? BN राव। किसे चुन लिया गया? BN राव को चुना गया। संविधान सभा किसके देखरेख में संविधान बना रही थी? तो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में नहीं, बल्कि किसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और ये राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव सलाहकार को। BN राव ने सलाह दिया, एक काम कीजिए, संविधान में जो जो काम होगा वो क्या होगा? किसी न किसी समिति के माध्यम से होगा। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना दिया कि संविधान में क्या क्या रहना चाहिए। तो संविधान का उद्देश्य संविधान का उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया कि हमारे संविधान में क्या क्या रहना चाहिए, हमारे संविधान में क्या क्या रहना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जा। अरे BN राव बस याद रखो ना, पूरा नाम जान के क्या करेगा उनका? तू लोग को सबका पूरे नाम जानना है। खान सर का पूरा नाम क्या है? BN राव का पूरा नाम क्या है? देखो 13 दिसंबर को क्या हुआ था? ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। क्या उद्देश्य प्रस्ताव हुआ? BN राव के सलाह पर संविधान में जो भी काम किए गए वो कैसे किए गए? किसी न किसी समिति के द्वारा, किसी न किसी समिति के द्वारा वो काम किए गए। कहा गया कि भैया एक समिति की एक जिम्मेदारी दे दीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी उसको करेगा और उसके बारे में अच्छे से चीजों का सलाह देगा। तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया संघ समिति, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी किसे? संघ समिति किसे दे दी गई? जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय समिति किसे दे दी गई? प्रांतीय समिति, प्रांत के लिए यानी राज्यों के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई सरदार पटेल की। मूल अधिकार दे दिया गया, मूल अधिकार समिति सरदार पटेल को। अल्पसंख्यक इनके लिए कानून दे दिया गया, ये क्या नाम है, सरदार पटेल को। कार्य, सारा काम ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, इससे के लिए कार्य संचालन समिति बनाया गया। कार्य संचालन समिति बनाया गया। देखिए, संघ समिति यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप भाग 5 कहते हैं, संघ समिति यानी भाग 5 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या काम होगा, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? भैया नेहरू जी को। किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय समिति की जिम्मेदारी सरदार पटेल को। मूल अधिकार की जिम्मेदारी सरदार पटेल को। अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी सरदार पटेल को। कार्य संचालन समिति मुंशी KN मुंशी को दिया गया। KN मुंशी। सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? KN मुंशी को दी गई थी। ये सारा सलाह दे रहे थे BN राव कि अकेले सब आदमी सारा काम नहीं करेगा, एक काम कीजिए, कुछ जिम्मेदारी बांट दीजिए, ये काम करेंगे। झंडा समिति की जिम्मेदारी दी गई थी किसे? JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद दोनों थे लोग। झंडा समिति में JB कृपलानी, झंडा समिति कौन कौन थे? कृपलानी, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद दोनों थे। JB कृपलानी ये मुख्य रूप से झंडा समिति के थे। झंडा समिति के याद रखने का तरीका समझिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, सरदार पटेल तक। कार्य संचालन, पहले जमाने में आप अमीशपुरी का मूवी देखिएगा तो जितना काम था उसके मुंशी करते थे, तो मुंशी का काम था वो सब चीज। कार्य संचालन की जिम्मेदारी जो थी, जो कार्य संचालन, वो कौन थे? KN मुंशी। झंडा समिति BN राव। क्या बोल रहे हो भाई? KN मुंशी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि भैया सारा का सारा काम रेडी हो गया, किस चीज को कहाँ रखना है। जैसे आप देखिए, संविधान बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, संविधान कैसे भाई? बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से है संविधान। इसे सिस्टमेटिक ढंग से रखना बहुत भयानक काम हो गया। सिस्टमेटिक ढंग से रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल को, भीमराव अंबेडकर को,
कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बना दिया गया, सरदार पटेल, सॉरी अंबेडकर साहब को। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बना गया, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इनके ऊपर बड़ा सा काम दे दिया गया कि संविधान में कहा किस चीज को कैसे सिस्टमेटिक हटाना है, ये सारे चीज को ये किसकी जिम्मेदारी देगी भैया, या कौन बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार के। इंडियन मैप नहीं डाल पाए थे थोड़ा सा, अभी ये बैच खत्म होगा तो इंडियन मैप आपको डाल दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके लिए एक अलग सेक्शन सोचते हैं बना दे कि वो अलग सेक्शन ही रहेगा इंडियन मैप के लिए, आप लोग उसमें असाइन रहेंगे। लोग आगे बढ़े, ये हो गया भैया प्रारूप समिति। किसी को दिक्कत, प्रारूप समिति का काम क्या था कि किस चीज को कहाँ शामिल करना है, ये सारी जिम्मेदारी प्रारूप समिति की थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, कितनी थी, 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की 7 थी। भाई साहब एक कांड हो गया, ये सारी समितियों की जिम्मेदारी थी। नेहरू के अंडर में जो समिति थी उनका काम था कि अच्छे से अच्छे संघ सरकार की ढांचा बनाया जा सके। प्रांतीय समिति की जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी, उनका काम था कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से प्रांतों के बारे में ध्यान रखा जा सके, मूल अधिकार की ध्यान रखा सके, अल्पसंख्यक का ध्यान रखा जा सके। आगे बढ़े, झंडा समिति का काम था। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन कांड क्या हो गया, भारत में विभाजन हो गया। भारत में क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1947 में भारत का विभाजन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हो गया तांडव भैया। ये जो 389 सदस्य थे, इसमें से पूरे भारत से चुने गए थे, मतलब पाकिस्तान वाले लोग भी इसमें थे। जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद टोटल सदस्य कितने रह गए, 299 सदस्य। विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य। कहेगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, 389। लेकिन विभाजन के बाद बाकी सब कहाँ चले गए, जिनको पाकिस्तान, जैसे जनसंख्या गया पाकिस्तान, देश गया पाकिस्तान में, कुछ जमीनें गई पाकिस्तान में, लेकिन इसके कुछ सदस्य भी चले गए पाकिस्तान। तो टोटल कितने सदस्य बच गए, 299 सदस्य बच गए। तब कितने सदस्य बच गए, 299 सदस्य। कितने सदस्य, 299 सदस्य बच गए। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत, एक कर रहा है सर 6 मिलियन की पार्टी दे दीजिए भाई। पार्टी ऑनलाइन में पार्टी कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, आपको क्या क्या खाना है आप बताइए कमेंट करके, हम उसका पीडीएफ बनवा के आपको लोड करा देंगे, ठीक है, एकदम कलर्ड पीडीएफ। ऑनलाइन में कैसे पार्टी देंगे यार। आपको जो बोलिए, समोसा खाने का मन है, जलेबी है, केक है, जो जो चीज का खाने का मन है, आप सब वो चीज बताइए, हम आपको सब चीज का पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एक देखो बहुत होशियार है, कर पटना आ जाए सर। चलिए यहाँ देखिए, लेकिन ये 1947 में देश आजाद हुआ था, जबकि संविधान अभी बन ही रहा था। देश आजाद हो गया, संविधान बन ही रहा था। संविधान क्या हो रहा था, बन रहा था। संविधान की लास्ट बैठक कब हुई भैया, संविधान की लास्ट बैठक, संविधान की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो फाइनली जब संविधान का हस्ताक्षर हुआ फाइनल संविधान पर, तो भाई साहब उस समय तो कुछ लोग मर भी गए थे। देखिए चुनाव कितने लोगों का हुआ था, 389। विभाजन के बाद बहुत सारे लोग चले गए, 90 लोग उधर चले गए, 90 लोग किधर चले गए, उस साइड चले गए, बचे कितने, 299। अभी ये लोग संविधान बना ही रहे थे, कुछ लोग आधा रास्ते मर गए। जोमेटो से ऑर्डर करवा दीजिए। देखिए बाकी ये लोग तो 1947 में 299 बचे थे, लेकिन 1947 का 1948, 1949, 1950 आने वाले समय में बाकी कुछ लोग मर भी गए। तो टोटल जो सदस्य बच गए
फाइनली वो 284 बच गए थे। फाइनल कितने बच गए? 284। और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8। उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी भैया? 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। फाइनल कितने लोग थे? 284। और इस 284 में फीमेल कितनी थी? 8। फीमेल 8 थी। फीमेल की संख्या 8। आगे बढ़ जाए। अब आपको कंप्लीट पता चल गया। संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए जाते थे, संविधान सभा से जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सहमति के आधार पर लिए जाते थे। और ये सहमति कहाँ चलाई जाती थी? समितियों में चलाई जाती थी। संघ समिति की जिम्मेदारी नेहरू, प्रांतीय समिति की जिम्मेदारी सरदार पटेल। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जा। संविधान पर अंतिम रूप से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान पर अंतिम रूप से कुल कितने सदस्य थे? फाइनल संविधान जब बन के तैयार हुआ तो कितने सदस्य थे? 284। कितने सदस्य थे? 284। आगे बढ़े। 284, ये याद हो गया। अब जरा डेट याद रखते हैं जो संविधान से क्वेश्चन पूछेगा। पिनवा कहाँ गायब हो गया? चलेंगे भैया, बताएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए, परमानेंट उनके चीफ। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। चौथा डेट क्या याद रखेंगे? संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसी दिन हम इसे क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम संविधान को अलंकृत कर लिए थे, अधिनियमित कर लिए थे, मान लिए थे। लेकिन समस्या ये थी भैया हमारे सामने कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन किया था, तो इसी समय लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अब आज़ाद हो गए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम क्या हो चुके हैं? आज़ाद हो चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं? आज़ाद हो चुके हैं। देखिए, अब इन्होंने आजाद के बारे में जब इन्होंने बताया 1929 में लाहौर अधिवेशन में, तो क्या हुआ? देखिए, इन्होंने कहा कि हर भारतीय 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा। तो कांग्रेस की बैठक दिसंबर में होती थी, तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, 26 जनवरी, तो ये तो साल बदल जाएगा ना, 1929 के बाद 1930 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हर साल हम लोग क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को हम भारतीय गुलाम रहने के बावजूद भी स्वाधीनता दिवस मनाते थे कि हम अपने अधीन हैं, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हम अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। ये हम हर साल मनाते आ रहे थे। इसी तरह बड़ा धूमधाम से हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाया 26 जनवरी 1949 को। लेकिन इसी साल हो गया गड़बड़ कि 26 जनवरी 1949 को तो हमने स्वाधीनता दिवस मनाया, और इसी साल 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, अगर हम इसी दिन संविधान को लागू कर देंगे ना, तो फिर ये 26 जनवरी का दिन का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि 26 जनवरी का महत्व नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अनुपम सिंह जी लिंक उनका काहे लिए शेयर करते हैं? देखिए ध्यान से, तो अगर 26 नवंबर को अगर हम संविधान को लागू कर देते, तो जो पिछले 30 साल से हम 26 जनवरी को बोलते आ रहे थे हम स्वाधीन हैं, किसी के अधीन नहीं है, तो 26 नवंबर को अगर संविधान बन जाएगा तब तो हम संविधान के अधीन हो जाएंगे। इस दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जबकि इस दिन को हम लोग पिछले 20 सालों से मनाते आ रहे थे, इसलिए इसे गायब करने से बेहतर लगा
कि हमारे संविधान वालों ने कहा कि भाई कुछ वेट कर लीजिए 2 महीना, 26 नवंबर से वेट करेंगे तो 26 दिसंबर आएगा, फिर 1 महीना और वेट करेंगे 26 जनवरी आ जाएगा, और इस दिन संविधान को लागू कर दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 2 महीना बाद साल भी बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग जो इस त्यौहार को मनाते थे 26 जनवरी ये भी बच जाएगा। वरना अगर 26 नवंबर को संविधान लागू कर देते तो हमारे देश में तीन तीन पर्व हो जाता। एक होता हमारा भैया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक होता स्वतंत्रता दिवस, एक हो जाता संविधान दिवस। इसलिए हम लोगों ने संविधान को लागू कब किया? तो 26 जनवरी 1950। ये देखिए संविधान इस दिन क्या हो गया? तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया। इसलिए इस दिन को हम क्या कहते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस बात करते हैं, संविधान दिवस कहते हैं। इसी दिन संविधान को बनाकर क्या कर लिया गया? अलंकृत कर लिया गया, अलंकृत कर लिया गया। लेकिन फिर भी भारत वालों ने कहा कि भाई संविधान में अगर कोई गड़बड़ तड़बड़ हो जाएगा तो इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है हम लोग को। तो इन्होंने संविधान की अंतिम बैठक बुलाई स्वतंत्र 2 दिन पहले 26 जनवरी के 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। कहा कि भैया जो जो चीज छूटा हुआ है, देखो लड़की कह रही है प्रॉपर मेंस के लिए कैसे तैयारी करें। प्रीवियस क्वेश्चन बना दो बबुआ, मेंस हो जाएगा। नहीं तो चुपचाप जिंदगी भर रटते रहियो, मेंस ना होगा। बात बोलती है। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इस दिन हमारे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान इत्यादि को हम लोगों ने क्या किया था? अपना लिया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक बताएंगे 9 दिसंबर 1949। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950, और संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आगे बढ़ जाए। छब्बीस जनवरी 1950। आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 26 जनवरी 1950 को लगा। संविधान को बनने में कितने साल लगे? तो भैया 1 साल में कितने महीने होते हैं ये बताओ। संविधान को बनने में कितने टाइम लगे? तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। संविधान को बनने में कितने टाइम लगे? तो याद रखने का ट्रिक, 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 3 साल में से 12 दिन घटा दीजिए, 3 साल में से 12 दिन घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया? 2 साल 11 महीने और 30 दिन में होता है कितना दिन? 12 दिन घटाएंगे तो 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। दुनिया का पहला संविधान किसका था? तो दुनिया में पहला लिखित संविधान अगर किसी ने बनाया था तो यूएसए ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। दुनिया का पहला लिखित संविधान किसने बनाया था? अमेरिका ने। दुनिया का पहला, ब्रिटेन का संविधान है, लिखित ही नहीं है। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाने का काम भले ब्रिटेन ने किया, दुनिया का सबसे पुराना संविधान भले ही ब्रिटेन का है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पे चलता है।
जिस तरह से भारत में बहुत सारी चीजें परंपराओं पे चलती है, ब्याह होने के समय दूल्हा का परछावन होगा, ये कहीं लिखा नहीं है, परंपराओं पे चलता है। जब दुल्हन नया नया आएगी तो लोटा में चावल रख के उससे उल्टवाया जाएगा। ये हमारा संविधान नहीं, एक रीति रिवाज है जो किस पर चलता है, याददाश्त या रीति रिवाजों पर चलता है। जब कोई नया घर बनता है तो उसमें फीता कटवाया जाता है, ये लिखा हुआ नहीं, रीति रिवाजों पे चलता है। उसी तरह ब्रिटेन एक देश है जो ससुरा लिखा हुआ है ही नहीं है, रीति रिवाजों पर चलता है। किस पर चलता है, रीति रिवाजों पर। रीति रिवाजें वहीं चल सकती हैं जहां इंसानियत रहती है। अगर भारत में रीति रिवाज पे चलिएगा तो यहाँ डेली रिवाज बदल जाते हैं, 10 कदम पर लोगों के अल्फाज बदल जाते हैं। यहाँ रीति रिवाज क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? हो गया? दुनिया का पहला संविधान ब्रिटेन का, दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। आपको याद रहेगा ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के बारे में, यूएसए के बारे में और इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में, दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भैया भारत, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का, दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, अमेरिका का। अब भैया हम अपने संविधान में थोड़ी गहराई से देखते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें विदेशों से आई हैं। भारत में बहुत सारी चीजें विदेशों से आई हैं। अब आप बताइए वो विदेशी संविधान याद करा जाए कि नहीं याद किया जाए? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम संविधान के विदेशी स्रोत बताएं या नहीं बताएं? संविधान के विदेशी स्रोत बताएं या नहीं बताएं भैया? बताया जाए तो देखिए, इन विदेशी स्रोतों को आपको नक्शा के हिसाब से याद रखना है। भाई नक्शा कहाँ है? नक्शा ही नहीं दिख रहा दुनिया का, ये इसी से काम चला लेते हैं। से काम चला लेते हैं। चलिए, हमारे संविधान को कुछ लोग कहते हैं उधार का थैला है। संविधान को कुछ लोग क्या कहते हैं, उधार का थैला है। पूरा ई गुगला जो है ना बहुत कचरा है, जगह पे भारत का पीओ के काट दिया है, सच में एक्स्ट्रा ले लेते हैं भारत में। ये जो मैपो ठीक नहीं है। ये देखिए, हम लोग को ये नक्शा याद रखना है किसके हिसाब से, मैप के हिसाब से। मतलब ये देश, पहला यहाँ देखते हैं कनाडा, पहला कौन सा है, कनाडा से। कनाडा से हम लोग क्या लाए हैं, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट सूची और संघ सरकार। क्या लाए भैया, तीन तीन चीज। कौन कौन चीज बताइए? कनाडा से तीन चीजें लाए हैं, नाम बताएंगे। राज्यपाल का पद कहां से आया है, कनाडा से। संघ सरकार कहां से आई है, कनाडा से। अवशिष्ट सूची कहां से आया है, अवशिष्ट सूची कनाडा से। अवशिष्ट सूची कनाडा से, याद रहेगा कनाडा। यूनियन शब्द यानी संघ, संघ मतलब यूनियन, यूनियन कहां से आया, कनाडा से। अवशिष्ट सूची कनाडा से, राज्यपाल कनाडा से, राज्यपाल कनाडा से, अवशिष्ट सूची कनाडा से। ये सारी चीजें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो बताएंगे, अगर कोई दिक्कत है तो बताए, दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। अमेरिका चले, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल अधिकार यानी भाग 3, भाग 3 मूल अधिकार अमेरिका से। महाभियोग,
महाभियोग, महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति ब्रिटेन से है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से है? अमेरिका से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मूल अधिकार अमेरिका, राज्य उपराष्ट्रपति अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका। याद रहेंगे आप लोग को? इधर के देश निपटा दिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार किसी को दिक्कत? अमेरिका से जो जो चीजें याद आएंगी याद हो जाएंगी आप लोग को। भाग 3, मूल अधिकार अमेरिका से, महाभियोग अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट का पद अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। ये सारी चीज कहां से हैं? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से। मेरी भी तो बात सुनिए। जीएसटी, वेरी गुड, कनाडा से जीएसटी, वेरी गुड वेरी गुड। जीएसटी कहां से है? कनाडा से। हालांकि जब जीएसटी इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो ये बात बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो सर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बाबू। इनका क्वेश्चन है कि सर आप पढ़ाए थे कि सुप्रीम कोर्ट का पद तो रेगुलेटिंग एक्ट में था, लेकिन आप बताइए रेगुलेटिंग एक्ट में जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई थी वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता था, और कहा गया था कि इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप जा सकते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लंदन जा सकते हैं। क्या वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लंदन जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ आप लंदन में नहीं जा सकते हैं। अर्थात उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था और वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट में बहुत अंतर है। अतः हम लोग जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं वह सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवस्था है वो अमेरिका से कॉपी किया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आयरलैंड में। आयरलैंड में ध्यान से देखिएगा, भाग 4 नीति निदेशकता तो कहां से आया है? आयरलैंड से। भाग 4 नीति निदेशकता तो आयरलैंड से आया है। नीति निदेशकता तो आयरलैंड से आया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से आया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से आया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से आया है। कहां से आया है? आयरलैंड से आया है। कितने लोग बता सकते हैं आयरलैंड कहां से लाया था? कितने लोग ये बता सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को आयरलैंड ने कहां से लाया था? कह रहा है कनाडा से लाया था। नहीं, गलत बता रहे हो, पढ़ाए थे हम स्पेन से। वेरी गुड, स्पेन से लाया था, पढ़ा दिए थे भैया आपको, फिर से आप भूल रहे हैं। कहां से लाया था भाई? आयरलैंड ने कहां से लाया था? स्पेन से। आयरलैंड ने स्पेन से। आयरलैंड के बगल में ब्रिटेन है। कौन सा जगह है? ब्रिटेन। जिस तरह से ब्रिटेन की रानी टुकुर टुकुर देखती रहती है, कुछ नहीं कर सकती है, जिस तरह से इंग्लैंड की महारानी ब्रिटेन में टुकुर टुकुर देखती है, कुछ नहीं कर सकती है, ठीक उसी तरह भारत के राष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भारत में संसद की व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारा पद कहां से आया है? ब्रिटेन से। संसद भवन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, लोकसभा ब्रिटेन से, राज्यसभा ब्रिटेन से, संसद ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। जिस तरह से वहां की ब्रिटेन की महारानी टुकुर टुकुर देखती है, भारत का राष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखता है। वहां महारानी, यहाँ फूफा, कोई बात बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं है? किसी को दिक्कत है? हाँ रामनाथ, अरे रामनाथ कोविंद है, तुम कोविड लिख रहा है। अरे यार कोविड बीमारी है, उनका नाम कोविंद है, कोविड लिख रहा है। वहां वहीं में हमारे बेइज्जती नहीं करेगा। आगे बढ़ जाए। एकल नागरिकता ब्रिटेन से।
एकहरी नागरिकता कहाँ से आई है? ब्रिटेन से। आपको नागरिकता में पढ़ाए थे, क्या हमारे पास पंजाब की नागरिकता मिल सकती है? नहीं। यूपी की नागरिकता मिल सकती है? नहीं, क्योंकि हमारे पास किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। हमारे पास नागरिकता जो है वो देश की है। हमारे पास केवल भारत की नागरिकता है। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता। हमारे पास किसकी नागरिकता है? केवल और केवल भारत की नागरिकता है। तो एकहरी नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से। ना कि हमारे पास किसी राज्य की नागरिकता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। एकहरी नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से लाई गई है? ब्रिटेन से। वेरी गुड, सब पढ़ा लिखा है सब। तिरंगा भाई, तिरंगा नीचे कैसे हो गया? नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एकहरी नागरिकता ब्रिटेन। एकहरी नागरिकता ब्रिटेन। आगे बढ़े। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, संसद भवन ब्रिटेन, मंत्रिमंडल ब्रिटेन, मंत्रिमंडल ब्रिटेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ब्रिटेन के नीचे भैया जर्मनी। जर्मनी, आपातकाल को जर्मनी, आपातकाल जर्मनी, आपातकाल जर्मनी, आपातकाल जर्मनी। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं या वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान के नाम से जानते हैं। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान के नाम से जानते हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा आपातकाल है, तीनों आपातकाल में से वह कौन सा आपातकाल है जो जर्मनी से न लाकर अमेरिका से लाया गया है? वह कौन सा आपातकाल है जो जर्मनी से न लाकर अमेरिका से लाया गया है? कितने लोग बता सकते हैं? उसका आर्टिकल बताइए। 360। वेरी गुड। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। वेरी गुड। फ्रांस से क्या लाया गया है? गणराज्य। फ्रांस से क्या लाया है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी खानदानी नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति खानदानी नहीं हो सकते हैं। गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर होता है, आगे समझाएंगे। गणराज्य की व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? फ्रांस से। गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस से। संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका। 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 कानूनी शब्दावली, कानूनी शब्दावली कहाँ से? जापान से। टेक्निकल टर्म्स वगैरह कहाँ से लाए हैं? जापान से। टेक्निकल टर्म्स वगैरह कहाँ से लाए हैं? जापान से। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से, प्रस्तावना वाला चीज ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से। किसी को कोई दिक्कत? प्रियम्बल बोलते हैं जिसको, आगे बताएंगे। प्रियम्बल, प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल, उसी को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। आगे बढ़े। प्रियम्बल, आगे बढ़े। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य के बीच में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अवशिष्ट सूची कनाडा। अवशिष्ट सूची कनाडा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। संयुक्त अधिवेशन, देखिए, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना, ये सब कहां से आया भैया? ऑस्ट्रेलिया से। पॉलिटी का इंग्लिश पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। अरे भाई साहब, तुम लोग जबरदस्ती इंग्लिश हिंदी किया रहता है। इस पीडीएफ को तुम कॉपी करो। सुनो ध्यान से, मेरी बात समझिए। एवरीवन लुक फॉरवर्ड टू मी, लिसन टू मी। जिसको इंग्लिश चाहिए यार, तुम लोग खामखा नौटंकी करते हैं। एगो लैपटॉप खोलो, कम इसका जो ये जो पीडीएफ है, इसको कॉपी करके उसमें ले जाकर गूगल कन्वर्टर पर मारेंगे, धाए दे कर देगा।
हो गया काम खत्म, 2 मिनट में इधर डालेंगे उधर कॉपी कर देगा। लेकिन आप अभी तक खखोर रहे हैं पॉलिटी को। मूल कर्तव्य कहां से आया है बताएंगे? मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना कहां से आया बताएंगे? मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना कहां से आया? रसिया से। रसिया से आया। देखो कह रहे सर चाइना से कुछ नहीं आया है, चाइना से भी आया है। क्वारंटाइन, लॉकडाउन, सैनिटाइजर, कोरोना, कोविड-19, ये सब कहाँ से आया है? हम लोग तो यार लॉकडाउन जानते भी नहीं थे, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। चाइना ने क्या हुआ है, इसका आविष्कार हो गया। क्वारंटाइन आदमी नहीं जानता था, हालांकि क्वारंटाइन थी लेकिन प्रचलन में नहीं था, आम आदमी नहीं जानता था। सैनिटाइजर अगर कोई बगल में, पहले हम जाते थे, एक बार गए थे बैंक के, एक बहुत बड़े आदमी थे आरबीआई बैंक में 2019 में, मतलब कोविड से पहले, खाना खाने से पहले हाथ में सैनिटाइजर लगा के इसे मल रहे थे। हमको लगा ये भाई साहब ये क्या कर रहा है, क्या रखा है ये, बहुत इलीट क्लास का आदमी है, वीआईपी आदमी है, सीबीएसई बोर्ड का है। ऐसा ना कोरोना आया, ऐसा ना कोरोना आया, आज हर आदमी सैनिटाइजर और मास्क सीख गया। तो किसी को कोई दिक्कत, चाइना की देन। पाकिस्तान में भी है, अपने धर्म के नाम पे करके बम मार दो। जो बेचारे माइनॉरिटी हैं, कमजोर लोग हैं, जिनकी संख्या वहां कम है, मजदूर हैं, घर में घुस के गोली मार दो, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा दो। ये सब चीजें कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। अब भारतीय संविधान में पाकिस्तान का कोई योगदान नहीं है। आतंकवादी वाला सब संविधान अपना रखे रहो भैया, हाँ भाड़ में जाओ ससुर। लोग का संविधान जैसा भी है, कम से कम हम लोग को कोई आतंकवादी तो नहीं कह सकता है। किसी को कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे, क्वेश्चन पूछे बता देंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए फटाफट, क्वेश्चन पूछिए फटाफट, बताते बताइए। अब संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। साउथ अफ्रीका। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कर्तव्य, मूल कर्तव्य। जीएसटी। कनाडा से, वेरी गुड। जीएसटी वगैरह कहाँ से आया भाई? कनाडा से। किसी को कोई दिक्कत? क्वारंटाइन चाइना से, लॉकडाउन चाइना से, लॉकडाउन चाइना से। अब हम अपना झंडा देखते हैं, हमारा झंडा, हमारा क्या चीज? झंडा, फ्लैग, नेशनल फ्लैग। देखिए हमारा देश बना, आजाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। देश आजाद हुआ तो इसका एक झंडा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश आजाद हो गया, झंडा रहना जरूरी है। देश की आजादी का प्रस्ताव जैसे ही 22 जुलाई 1947 को संसद में गया था ब्रिटेन में, जब वो मोहर लग गया कि भारत आजाद हो जाएगा, तो 22 जुलाई 1947 को ही भारत के तिरंगा को क्या कर दिया गया? अप्रूवल दे दिया गया। भारतीय तिरंगा को हमारी संविधान सभा ने कैसे, सबसे पहले ही दे दिया गया। यहाँ पे कब मिल गया भैया? 22 जुलाई 1947 को। किससे क्या चीज मिल गया? हमारा, हमारे तिरंगा को क्या मिल गया भैया? अनुमति मिल गई थी। हमारे तिरंगा को अनुमति कब मिल गई? 22 जुलाई को। इस दिन संविधान में क्या, ब्रिटेन में क्या हुआ था भैया? तय हो गया कि भाई भारत की आजादी अब फिक्स है, तो हमारा तिरंगा हो गया। भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया? भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया। भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने किया। इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो रहता है कितना होता है आपको पता ही होगा? 3:2। लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना होता है? 3:2। 3:2।
इसके बीच में अशोक चक्र है, के बीच में क्या है, एक नेवी नेवी ब्लू का कलर का क्या है, चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। इसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां किसको दर्शाती हैं, ये 24 तीलियां हमें दर्शाती हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे अथक रूप से चलते रहना है। 24 घंटे हमारी देश का विकास होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे को विकास को दर्शाने के लिए जो एटीएम 24 घंटे खुले रहते हैं और हफ्ता में 7 दिन चलते हैं, 24/7 इसे लिखा जाता है, 24/7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 24 आवर हम अपने राष्ट्र निर्माण के लिए बढ़ते रहें। इसमें 3 रंग हैं, कौन कौन सा? तो देखिए, ये रंग तो हालांकि ये धार्मिक रंगों को भी दर्शा देते हैं, और ये ऐसे भी देखेंगे, हरा रंग हरियाली को, हरा रंग हरियाली को है, केसरिया बलिदान का, सफेद रंग शांति के लिए, हम कभी किसी देश पे लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। हाँ, हमको अगर कोई मारेगा तो हम कूचेंगे, ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो क्या कंफर्म है। हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे तो धर्म के हिसाब से ग्रीन कलर जो हो सकता है, इस्लाम धर्म वाले ज्यादातर ग्रीन को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म के लोग में केसरिया है, सफेद रंग बाकी क्रिश्चियन हो गए, ये लोग हो गए ये। हालांकि ये धार्मिक कलर से इसे कोई ध्यान देखता नहीं है। केसरिया, सफेद, हरा, ये हमारा बलिदान का है। केसरिया रंग किसे दर्शाता है, बलिदान का दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं केसरिया नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे हरा नहीं होगा। अरे हमारा देश का तिरंगा सबसे बेहतर है। हरा क्या हरियाली कोई मिटा सकता है? केसरिया के आसमान और सूरज के रंग को कोई बदला जा सकता है? नहीं। तो ये हमारा क्या है भैया, बुद्ध भगवान के लिए ब्लू बीच में है, ब्लू ब्लू। तो देखिए, हमारा जो है बलिदान का, केसरिया एक्चुअली किस चीज के लिए, बलिदान के लिए। हरा रंग किसके लिए, हरियाली के लिए। हरा रंग हरियाली के लिए। हमारा देश हरा भरा है भाई, मेरे देश की धरती। अब यहाँ देखिए, इसमें गलती कैसे कर देता है लड़का सब। हम बचपन में छोटे थे तो तिरंगा बनाना था ना, तो हमने गलती से क्या किया, केसरिया को नीचे कलर कर दिया, ग्रीन को ऊपर कलर कर दिया। अब छोटे बच्चे हम लोग थे, लोग 4-5 में पढ़ते थे, उतना दिमाग थोड़ी रहता है, कौन ध्यान देता भाई, छोटा बच्चा में नहीं ध्यान रहता। और टीचर हमको समझाएं कि देखो बाबू, ऐसा गलती नहीं करना। हम कहें कि सर हमारे दिमाग से उतर जाता है कि केसरिया ऊपर रहेगा, ग्रीन। तो हमको बड़ा प्यार से समझाए, देखो बाबू, हरियाली जो होती है वो कभी ऊपर हरियाली थोड़ी होती है आसमान में। हरियाली जब भी आएगी तो नीचे रहती है, जमीन पे हरियाली रहती है। हाँ सर, इसका मतलब हरा नीचे रहेगा। और सूरज का रंग केसरिया होता है, वो कहाँ जमीन पर रहेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा। तो छोटे बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता था, हमने गलती कर दिया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हमारा झंडा, झंडा रूल के हिसाब से आप सूरज निकलने से पहले अंधेरे में झंडा नहीं लहराएंगे। सूरज निकलने से पहले अंधेरे में झंडा नहीं लहराएंगे। यानी जब भी झंडा लहराना है तो जब सूरज निकल जाए, सूर्योदय की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में हमारी झंडा का तोलन होना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग एकदम। और जब सूरज ढलने लगे तो हमारी झंडा का अपमान न हो, अंधेरे में हमारी झंडा को कोई देख न सके, हमारे वीरों के बलिदान को, हमारी मिट्टी की हरियाली को जब कोई देख न सके, तो हम लोग को झंडा क्या कर लिया जाता है, सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए। झंडा में नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति झंडा में लेके आगे चलेगा आंदोलन वगैरह में, तो दाहिनी हाथ उसका ऊपर रहना चाहिए और बायां हाथ उसका नीचे रहना चाहिए। इस तरह से वो फ्लैग मार्च को लेकर चलेगा। यहाँ पे झंडा को इस तरह से, ये नहीं कि दाहिना हाथ कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, राइट हैंड इस तरह से लेके वो मार्च करके चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान के चलिए कि अगर सैनिक हैं, अगर हमारे देश के सैनिक हैं, तो सैनिक को परेड वगैरह लंबी दूर तक नहीं रहना। अब मान के चले किसी को आंदोलन करके लेके जाना है झंडा, तो उसे क्या करना है, अपनी गाड़ी पर झंडा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। अगर आप किसी धार्मिक झंडे को इस झंडे के साथ लगाना चाहते हैं, या भारत में रहकर किसी अन्य देश का झंडा लगाना चाहते हैं, तो कोई भी झंडा भारत के झंडा से ऊपर नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए किसी को अपना केसरिया झंडा लगाना है, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को गुलाबी, किसी को कुछ भी, तो वो इस झंडे से नीचे रहना चाहिए। हमेशा हमारे नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए। हमारे झंडे से ऊपर किसी का झंडा नहीं रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देश के अंदर अब पता चला अमेरिका में गए हैं, कहेंगे कि हमारे झंडा ऊपर रहेगा, तो भाई अमेरिका के लोग का देश वो अमेरिका है और वो अपना झंडा ऊपर रखेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना भाई। आपका नियम अपने देश में लगता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में आए,
तो व्लादिमीर पुतिन जब भारत आते हैं तो बताइए, उनके सामने उनका झंडा नीचे रखेंगे, हमारा झंडा ऊपर हो जाएगा, तो भाई उनको भी तो खराब लगेगा। हर व्यक्ति को तो अपना देश प्यारा होता है। तो जब कई सारे झंडे एक साथ लगे हों तो भारत का झंडा उस झंडे के दाहिने साइड रहना चाहिए। किस कहाँ रहना चाहिए? दाहिने साइड। मान के चलिए रूस अभी हमारा मित्र है, तो हमारा अपने मित्र को तो हम भी निराश नहीं ना करेंगे। नेशनल भाई सबके लिए इक्वलिटी की बात है। तो जब कभी भी आप अपने देश में किसी दूसरे के झंडे को बराबरी रखते हैं, जैसे कोई भी देश, आप पाकिस्तान वालों की बात नहीं कर, भारत वाले, रूस वगैरह की बात, तो हमें क्या करना है? उसको राइट साइड में रखना है। अपने झंडे को कहाँ रखना है? राइट साइड में। अगर कोई आंदोलन या जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो किसी को अगर उसमें तिरंगा लेके जाना है और अगर दाहिनी हाथ से उठा के ऐसे थक गया है बेचारा, कितना दूर ले जाएगा? सैनिक तो है नहीं, आम आदमी सैनिक की तो नहीं रहता है, तो उसे अपने दाहिने कंधे पे क्या करना है? झंडे को ऐसे रखना है, दाहिने कंधे पे झंडे को रख के लेके चलना है। और याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दाहिने कंधे पे झंडा को रखा है वो आंदोलन में सबसे आगे रहना चाहिए। आंदोलन में क्या रहना चाहिए? सबसे आगे रहना चाहिए। और झंडा कभी भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए, इससे हमारे झंडे की क्या हो जाएगी? बेइज्जती होगी। तो झंडा ऐसे तो उसे दाहिना हाथ रख के झंडा को हमेशा ऊपर लेके रखना है, लेकिन जब कभी भी थक जाएगा तो उसे कहाँ रखना है? अपने दाहिने कंधे पे लेके। और आंदोलन मार्च में वो सबसे आगे रहना चाहिए। ये नहीं तो इस तरह से बहुत ज्यादा झंडे का अपमान एकदम सरासर गलत है। अरे भाई, जो देश प्रेम नहीं कर सका उसको खुद को सुसाइड करके मर जाना चाहिए। क्योंकि यार एक जानवर को भी अपने खूंटा से बहुत प्रेम होता है, जहां उसे बांधा जाता है ना उसे वो बहुत प्रेम करता है, वहां उसे गंदा नहीं करता है। और कैसे लोग हमारे देश को लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम अपने झंडे का देखिए, एक जाने अनजाने में कभी हो गया, जैसे कभी हम 26 जनवरी को आप देखेंगे सड़क पे कभी कोई तिरंगा गिर गया है तो कोई जानबूझ के नहीं फेंका होगा, जाने अनजाने में उसे गिर गया होगा, तो आप कम से कम उसे उठा लीजिए। जो अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता उसे नरक में भी जगह नहीं देना चाहिए, उसके लिए नरक से एक अलग नरक बनाना चाहिए, तो उसको मरक बनाए, उसको राष्ट्र चीज हमेशा आगे रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे देश पे बहुत बुरा संकट आ जाता है, तो जब कभी भी देश पर बुरा संकट आता है तो झंडा को उल्टा लहरा दिया जाता है। पहले इतना तो समझ में आ गया भाई, हमारे देश का झंडा सबसे अच्छा रहना चाहिए, तिरंगा बातें अलग है भाई। हमारे देश के झंडा की सबसे बेहतरीन, पहली बार भारतीय झंडे को विदेश में किसने लहराया था? किसी ने कोई बता सकते हैं? जर्मनी के शहर स्टुगार्ट्स में लहराया गया था 1907 में। किसने लहराया था बताइए, किसने लहराया था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारा तिरंगा सबसे पहले किसने लहराया था? मैडम भीखाजी कामा। एक सैल्यूट उस वीर महिला के लिए, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। तिरंगा झंडा लहरा दिया था 1907 में, जब हम गुलाम थे तब लोगों ने देखा कि भाई ये किसका झंडा है, तब पता चला कि भैया ये देश भारत का ये क्या है? झंडा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोले, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब देखिए, झंडा के साथ दो कंडीशन। ये जो झंडा ऐसे सीधा है, अगर हम इसे ऐसे कर देंगे झंडा को, तो टेबल कुर्सी पे जब झंडा रहता है तो दो झंडे ऐसे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दो दो झंडे अगर तिरछा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये देखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय स्मारक जैसे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इस सब पे अगर जो झंडा सीधा लगता है वहां का झंडा तिरछा नहीं होना चाहिए। लगाया गया था, एक सेकंड बाबू, झंडा लगा देते पहले, यही ना? ठीक है, झंडा लगना, झंडा जैसे राष्ट्रपति भवन का झंडा है, अगर इस झंडे को इस तरह से झुका दिया गया तो समझ जाइएगा कि देश का बहुत बड़ा क्षति हुआ। राष्ट्रीय शोक अगर होता है, दुख दर्शाया जाता है कि ऐसा दुख जो पूरे देश को लगा है, तो उसमें राष्ट्रीय झंडा झुकना चाहिए। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का जब निधन हुआ था तो हमारा झंडा झुक गया था। हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ था तो हमारा झंडे को क्या किया गया था? झुका दिया गया था। तो जब देश को एक अभूतपूर्व, एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, कोई बहुत बड़ा देशभक्त या बहुत बड़े व्यक्ति की जब निधन हो जाती है, तो राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है, हम अपने झंडे को क्या करते हैं? झुका देते हैं। हम अपने झंडे को क्या कर देते हैं? झुका देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब एक होता है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का मतलब ऐसे नहीं होता है कि लकड़ियां ऊपर कर देंगे, ये उल्टा झंडा नहीं है।
उल्टा झंडा का सेंस क्या होता है कि केसरिया कहाँ हो जाएगा, नीचे, केसरिया कहाँ हो जाएगा नीचे, और ग्रीन वाला कहाँ हो जाएगा ऊपर। उल्टा झंडा का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्रीय शोक है, मतलब कोई विकट परिस्थिति आ गई, भयानक भूकंप आ गया हो, भयानक कोरोना कंट्रोल के बाहर हो गया है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया है, कोई बहुत बड़ा जल सैलाब आ गया है, बहुत भूकंप टाइप का कुछ या सुनामी टाइप का कुछ आ गया, राष्ट्रीय संकट आ गया है, तो अब हम अपने झंडे को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अपने झंडे को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये हमारे झंडे का उल्टा। भगवान न करे कभी हमारे देश पे ऐसा संकट आए, हमारी भारत माँ का झंडा हमेशा लहराता रहे शान से एकदम। यहाँ पर राष्ट्रीय शोक जो है भाई हमारे देश में कभी कभी तो होते ही रहते हैं, जैसे ये हमारे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग हमारे, इनका गुजरना हमारे लिए भाई साहब एक तो बहुत बड़ा क्षति है। आगे बढ़े, झंडा से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत नहीं, भगवान न करे हमारे झंडा कभी उल्टा हो, ऐसा कोई संकट ना आए देश पर, भगवान स्पेशल ध्यान दीजिएगा हमारा देश का झंडा सीधा ही रहे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है पताका, देखिए पताका, हमारा झंडा है, हमारे पास पताका नहीं है, पताका इस टाइप का होता है, धार्मिक झंडा होता है, देखते हैं तिनकोना झंडा इस टाइप का, ये सब क्या है, सब पताका है सब। तो हमारा झंडा, हमारे पास क्या है, झंडा है, पताका नहीं है, ये सब तो धार्मिक चीजों में होता है। बाजार पे देखिएगा या फिर बजरंग बली का देखिएगा झंडा, या इस तरह से भगवा, वो सब टाइप का हमारा तिरंगा नहीं होता। हमारा तिरंगा 3:4 के रेशियो में होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आगे बढ़ते, आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे।